बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, हमने इससे पहले एक जनरल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलता है। फिर हमने आईएसओ 31000 को जो है वो हमने उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखा कि वो कैसे चलता है। हमने उसमें डिस्कस भी किया कि सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वो स्टेप्स हैं जो आप रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, देन फिर उसको मिटिगेट करने के लिए लोगे। ठीक है जी। फिर हमने डिस्कस किया कि सर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है जी, जिसके गाइडेंस के अंडर में जो है वो प्रोसेस बनेगा और फिर इस प्रोसेस में जो खासियतें होनी चाहिए, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है जी, ये हमने देखना है। ये तीनों चीज़ें ना डिफाइन की हुई हैं आईएसओ 31000, एक हमारे पास फ्रेमवर्क है उसमें। सर व्हाट इज आईएसओ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सर। ये डिफरेंट चीज़ों के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है, ठीक है जी। प्रोसेस के स्टैंडर्ड हो चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हों, ठीक है। जैसे एक एक आपको आईएसओ सर्टिफिकेट नज़र आएगा, आईएसओ 9001, 9002। सर ये उन कंपनीज को मिलता है जिनके प्रोसेसेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, स्ट्रांग हैं और वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। किसी के पास इस आईएसओ 9001 का सर्टिफिकेट अगर आप देखें तो आप ये जान लें कि इस कंपनी के सारे प्रोसेसेस क्वालिटी इंस्टॉल करने में, एम्बेड करने में बड़े ज़बरदस्त हैं और इसकी अल्टीमेट प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाली है, ठीक है जी। आईएसओ 14000 जो है वो हमारे पास आता है सर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए। जो कंपनी आईएसओ 14000 का सर्टिफिकेट ले पाती है इस ऑर्गेनाइजेशन से, सर ये चीज़ इंश्योर्ड है कि उसके प्रोसेस से कोई टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए डेट्रीमेंटल हो, ठीक है जी। आईएसओ 9000 का सर्टिफिकेट है, 14000 का भी सर्टिफिकेट है, 31000 का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है जी। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ पढ़ाते हुए, वो पढ़ते हुए भी और पढ़ाते हुए दोनों चवल मार देते हैं कि जी 31000 का आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा। नहीं, आईएसओ 31000 एक फ्रेमवर्क है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस है कि रिस्क कैसे मैनेज करो बस। इस पे आईएसओ आपको कोई आके सर्टिफिकेट नहीं देगा। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको क्वालिटी पर सर्टिफिकेट दे देगी 9001 पे, 14001 पे दे देगी, लेकिन 31000 सिर्फ इसका नरेटिव है, उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये दिमाग में रखिएगा। हम कवर करने जा रहे हैं सर फ्रेमवर्क को, गाइडलाइंस सर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट की गई हैं कि अगर आप अपने उसके अंदर, कंपनी के अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस सेटअप करना चाहते हैं तो बाबू फिर ये वो गाइडलाइंस है जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है जी। नंबर 1 सर, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। देखें, घर का बाप अगर एक एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा तो सर फिर उस एक्टिविटी के रिजल्ट्स भी अल्लाह देगा, ठीक है जी। इसी तरह सर मिसाल है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द इंटायर कंपनी, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू डेवलप सस्टेनेबल एंड परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, द बोर्ड हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है 6। नंबर 1, बोर्ड को एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी कि भाई हम हैं, मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि रिस्क मैनेज हो, मैं चाहता हूं कि रिस्क मैनेज हो। रिस्क कमेटी में डायरेक्टर्स की प्रेजेंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि द बोर्ड इज कमिटेड, द टोन इज सेट राइट फ्रॉम द टॉप, ठीक है जी। फिर एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनेगी। व्हाट इज मेंट बाय रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी? कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा, यानी प्रोसेस को अप्रूव करना, पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको अप्रूव करना इफेक्टिवली कहलाती है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना यानी कमेटी बनाना, फिर उसके बाद ये सारे स्टेप्स लेना, सर ये अप्रूव कर रही है, ये डिफाइन कर रही है, प्रोमलगेट कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दो चीज़ें हो गई। पहली पहली चीज़ सस्टेनेबल एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करना। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डिफाइन करना। नंबर 3, सर खुद इंश्योर करना कि लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस करें आप। और सर नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अलाइन करें, अंधाधुन नहीं, अलाइन करें किसके साथ? हमारी स्ट्रेटजी के साथ। हर स्ट्रेटजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को लगाएं, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को लगाएं कि सर अगर हमें नंबर 1 बनना है तो सर हमने उसके लिए कैसे रिस्क मैनेज करना है, ठीक है जी। सर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ साथ पॉलिसी को लगाएं, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ पॉलिसी को, रिस्क मैनेजमेंट को कनेक्ट कर दें, अलाइन कर दें, अलाइन कर दें। जब भी बात होगी कल्चर की, सर हर बंदे को सिखाया जाएगा कि कंपनी के नुकसान को कैसे बचाना है। जब भी बात होगी स्ट्रेटजी की कि प्रॉफिट अचीव करना है, बात साथ में इस चीज़ की भी होगी कि रिस्क भी मैनेज करने। जब भी बात होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की, तो सर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, इस पर भी बात होगी। Every time when you speak about strategy, objectives and culture, सर रिस्क मैनेजमेंट कम अप, ठीक है जी। ये होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर रिसोर्सेज अरेंज करना, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करना, उसको रिसोर्स देना, रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना, ठीक है जी। कंट्रोल्स लगाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना,
लोगों की इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए पैसे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें भी बोर्ड को करना पड़ेगी। और ये कनेक्टेड है सर किससे, इस सस्टेनेबल कमिटमेंट से। देन सर एस्टेब्लिशिंग दी एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क दैट मे बी टेकन, रेजिडुअल रिस्क को डिफाइन भी बोर्ड करेगा, अप्रूव भी बोर्ड करेगा। तो 6 जिम्मेदारियां, सस्टेनेबल एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। नंबर टू सर, promulgate and define and approve a risk management policy. नंबर 3 सर, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस खुद करना। नंबर 4, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कल्चर के साथ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अलाइन करना। सर रिसोर्सेज मुहैया करना रिस्क कमेटी को, और इसके बाद सर रेजिडुअल रिस्क को डिफाइन करके एक्सेप्ट करना, ये जिम्मेदारी है हमारे बोर्ड की। तो सर फ्रेमवर्क में ये बता रहे कि एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जब चलेगा जब अब्बा राजी होंगे। ठीक है जी। सर फिर हम बात करेंगे जनाब इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक प्रोसेस के साथ रिस्क मैनेजमेंट को कनेक्ट करना। ठीक है जी। हर एक प्रोसेस जब परफॉर्म हो रहा हो, उसके रिस्क साथ ही मिटिगेट हो रहे हो, साथ ही मॉनिटर हो रहे हो, साथ ही आइडेंटिफाई हो रहे हो। रिस्क सर हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से आता है। ठीक है जी। सेल से भी रिस्क आते हैं, प्रोडक्शन से भी आते हैं, परचेज से भी आते हैं, एवरीथिंग सर। फाइनेंस से भी रिस्क आता है। ठीक है जी। फाइनेंस में आपने एक लोन ले लिया फिक्स रेट का, बाद में रेट कम हो गया, नुकसान। वेरिएबल रेट का लोन ले लिया था, बाद में रेट बढ़ गया, अब ज़्यादा सूद देना पड़ रहा है, तो रिस्क अपने हमारे हर एक ऑपरेशन से आएगा हमारे पास। ठीक है जी। फिर उसको मैनेज करने के लिए भी ज़रूरी है कि हर एक ऑपरेशन में मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है जी। डोंट ट्रीट द रिस्क मैनेजमेंट एज अ सेपरेट प्रोसेस। ठीक है जी। याद रखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन एक दफ़ा नहीं होनी, इंटीग्रेशन बार बार डायनेमिकली होनी है, इटरेटिवली होनी है, कंटिन्यूसली होनी है। नया रिस्क आया सर, नया प्रोसेस भी साथ अटैच हो गया, नया रिस्क आया नया प्रोसेस भी साथ अटैच हो गया। कंटिन्यूस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है ये, यानी जितने प्रोसेस हैं हमारे, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, एचआर, एडमिन, सब में सर हम क्या करेंगे, जितने रिस्क रिस्क आ सकते हैं, नए नए रिस्क आ सकते हैं, मिटिगेशन प्रोसेस भी साथ साथ हम चलाते रहेंगे। ठीक है जी। फिर याद रखिएगा, इंटीग्रेशन कंसिडर करते वक्त, इंटीग्रेशन करते वक्त याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स कंसिडर कर लें। ठीक है जी। एक इंतहाई छोटा प्रोसेस है जिससे रिस्क निकले भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी नीड ही नहीं है सर उसको, उस रिस्क को मैनेज करने की। आप इग्नोर करें, वहाँ रिस्क मैनेजमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, खामखा कॉस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और सर जहाँ हमारी नीड ज़्यादा है, सेल्स है सर, मार्केटिंग है सर, हमारे पास प्रोडक्शन है सर, हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास एचआर है, यहाँ से जो रिस्क आ रहे हैं सर, ये बड़े रिस्क होंगे। ऑर्गेनाइजेशन की नीड ये है कि इनको मिटिगेट किया जाए। कल्चर, ठीक है जी। अब याद रखिएगा कि सर कल्चर को आपने डेवलप भी करना है, और ये भी याद रखिएगा कि सर जैसा कल्चर होगा उतनी आसानी से आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को पुश कर सकोगे। ठीक है जी। एक जगह कल्चर ही नहीं है सर लॉस बचाने का, आप वहाँ जितनी पॉलिसीज बना दे बेकार है। तो जब आप इंटीग्रेशन पे जाएं तो आप वहाँ कल्चर देख लें किस तरह का। ठीक है जी। कल्चर अगर अच्छा है सर, रिस्क अवेयर है कल्चर, ठीक है जी, लोग रिस्क अवेयर हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। गवर्नेंस टापो टाप सर, अगर 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 टोन ऊपर से सेट हुई हुई है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि सर कोई दो नंबरी बर्दाश्त नहीं होती है, रिस्क को प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है सर, सीरियस लिया जाता है सर, याद रखिएगा इंटीग्रेशन करने में आपको मज़ा भी आएगा और इंटीग्रेशन का प्रोसेस आसान भी होगा। और ये याद रखिएगा इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिटेल्ड भी होगा। लीडरशिप एंड कमिटमेंट ऊपर हम बात कर चुके हैं इसी चीज़ की। ऑपरेशंस सर, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस रिक्वायर कॉम्प्लेक्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है जी। सर आसान और सेल ऑपरेशंस हैं, सर जो इनहेरेंट रिस्क है वो कंपनी का कम है, तो सीधी सी बात है सर, फिर हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो भी इतना डिटेल नहीं होगा। 4 चीज़ें इंटीग्रेशन में याद रखनी है, हर एक प्रोसेस से रिस्क आता है, हर एक प्रोसेस के साथ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आपने अटैच करना है। ठीक है जी। सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को एम्बेड करना, सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, जॉइंट करना, सर ये याद रखिएगा सर, उसको उसको मिलाना, याद रखिएगा सर, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। हर एक ऑपरेशंस के अंदर, प्रोसेस के अंदर नए नए रिस्क आते रहेंगे। मिटिगेशन प्रोसेस और इंटीग्रेशन प्रोसेस भी कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर जब आप इंटीग्रेशन करने जाएं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसकी नीड्स, गवर्नेंस, लीडरशिप, ये चीज़ें भी देख लीजिएगा कि इनकी ज़रूरत है। आइदर इंटीग्रेशन डिटेल में करनी है, नहीं करनी है, कम डिटेल में करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चलेंगी। सर थर्ड पॉइंट, डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या है सर, फ्रेमवर्क में ये कहता है कि जनाब आप के जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। आप उनको आउटलाइन करना है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कि आपने कैसे रिस्क मैनेज करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। डिज़ाइन आपका डिफाइंड होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है जी। रिस्क मैनेज करने का। ठीक है जी।
याद रखिएगा जो स्टेप्स आप लेंगे सर वो डिज़ाइंड होने चाहिए, वो देख के लेने चाहिए किन चीज़ों को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या है हमारी, ठीक है जी। मे बी एक चीज़ सर हमारे लिए एक छोटी सी चीज़ हो, लेकिन हमारी रेपुटेशन रिस्क की वजह से वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ देख लें, बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ देख लें सर। अगर हमारी स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं कि हम रिस्क सीकिंग हैं, तो सर सीधी सी बात है, फिर हम रिस्क बड़ा छोड़ के भी जा सकते हैं आगे। सर अगर हम रिस्क अवर्स हैं, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी है कि हम कम रिटर्न की तरफ जाएंगे, तो सर फिर हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, बाज़ औक़ात सर कुछ रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस आप पे ऐसी होती हैं कि जिनको ढीला छोड़ना वुड क्रिएट कंसीक्वेंसेस, तो सर ऐसे रिस्क को भी आपने मैनेज करके चलना है। थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशंस, आपने रेशोज़ मैनेज करने हैं। अगर आप बैंक से आप लोन ले लो, तो यार रिस्क ये भी है कि रेशो मैनेज ना हो पाए, तो सर आप ये सारी चीज़ें देख के चलिए। ये जिम्मेदारियां आपके ऊपर सर कहाँ से आ रही हैं? या तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ आप पे इम्पोज कर रही हैं, आपका बिजनेस का तरीका आप पे इम्पोज कर रहा है, और आप पे लॉ इम्पोज कर रहा है, थर्ड पार्टीज इम्पोज कर रही हैं जो आपके आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है जी। और इनको इनको देखते हुए आपने क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है जी। याद रखिएगा सर, जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं, पॉलिसी बना रहे होते हैं कि मैंने रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आप इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लें जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। आप देख लें आपका बोर्ड आपसे कितना कमिटेड है, ठीक है जी, उसकी कमिटमेंट देख लें, डेमोन्स्ट्रेट कर लें, ठीक है जी। और फिर कम्युनिकेशन कंसल्टेशन को फैसिलिटेट करें। कम्युनिकेशन कंसल्टेशन को फैसिलिटेट करना है, बोर्ड से कमिटमेंट लेनी है, और सर फिर हमने एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को एवेल्युएट करके ऐसे स्टेप्स बनाने हैं जो इन चार चीज़ों को कंसिडर करके ख्याल रख के बनाए जाए। सर चौथा स्टेप हमारे पास है, चौथा हमारे पास जो फ्रेमवर्क का पॉइंट है वो इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए आपने जब एक दफ़ा एक स्टेप्स बना लिया ना कि मैंने रिस्क को मैनेज कैसे करना है, आइडेंटिफाई करना है, पूरा प्रोसेस आपने डिफाइन कर दिया पॉइंट नंबर 3 में। अब उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बनाएं और अप्रोप्रिएट डेडलाइंस रखें कि किस वक्त तक मुझे क्या चीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, पॉलिसीज़ कब तक बन जानी चाहिए, फलां डिपार्टमेंट पे एक्शन कब से लेना शुरू कर देना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कब से होनी चाहिए, डेडलाइंस आप आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। फिर डिसीजन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें। डिसीजन पॉइंट्स का मतलब, अगर डिसीजन लेने का मसला आया कि मटेरियल चेंज करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, कब लेगा, ठीक है जी, किसकी अथॉरिटी होगी, ठीक है जी। जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट करने जाएँ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को, तो आपको डिसीजन लेने होंगे। आप ये डिफाइन कर लें अथॉरिटी किसकी होगी, कब कब किस किस अमाउंट का डिसीजन कौन कौन लेगा, ठीक है जी। अपने डिसीजन मेकिंग सिस्टम को आप अमेंड करते रहें, अगर सर मॉडिफाई करते रहें। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी में एक दफ़ा एक डिसीजन ये हुआ कि 5,000 से ऊपर का चेक सीईओ साइन करेगा। अब सीईओ जब नहीं है तो मतलब आपको कोई 10,000 रुपये का चेक साइन करने में इशू आ रहा है। तो सर अगर आपका, और रिस्क रिस्क ये था कि यार कोई पैसे जो है वो कंपनी के जो है वो गलत जगह पे ना लग जाए, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, हमें फिर ये फील हुआ कि ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना बहुत कम्बरसम है, तो हमने उसको मॉडिफाई किया, लेकिन कंट्रोल्स रख के, ठीक है जी। फिर ये याद रखिएगा सर कि इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट फॉर मैनेजिंग रिस्क आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन में 4 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं सर। जब आपने पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पॉइंट नंबर 3 में डिज़ाइन में कवर कर लिया कि मैंने स्टेप्स क्या क्या लेने, ठीक है जी, आपने प्लान करना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है विद अप्रोप्रिएट डेडलाइंस। नंबर 2, डिसीजन पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, अथॉरिटी आपने आइडेंटिफाई करनी है कि भाई रिस्क को मैनेज करने के लिए डिसीजन किस किस बंदे ने लेना है, कब कब लेना है, ठीक है जी। अगर सर आपको डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के अंदर रिजिडनेस नज़र आए तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और ये याद रखिएगा कि सर आप असेस करते रहें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो प्रॉपरली अंडरस्टूड है या नहीं है, वो प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड है या नहीं है। सर फिर हमारे पास एवेल्युएट करने का, मॉनिटर करने के ऊपर भी जो है फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस हैं सर। देखिए पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो टेक्निक्स आपने अडॉप्ट किए हैं उसका पीरियोडिक रिव्यू हो, ठीक है जी। और रिव्यू में हम ये देखें कि क्या टेक्निक्स ने कंपनी के गोल्स को अचीव करने में कंपनी की मदद की या नहीं की। फिर आप ये भी देखें कि आपने एक रिस्क की लिस्ट बनाई थी शुरू में, तो देखें ओवर द पीरियड कितने नए रिस्क आइडेंटिफाई हुए, ठीक है जी, और उनके लिए आपने क्या किया, उनके लिए प्लान को कैसे अमेंड किया आपने, ठीक है जी। सर इन स्टेप्स में, इन 3 चीज़ों में कि रिव्यू हो पीरियोडिक, ठीक है जी, हम ये चेक करें कि हमारी टेक्निक्स जो है वो उसने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया, और जो नए रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, हमने आइडेंटिफाई हुए हैं ओवर द पीरियड, उनका हमने क्या किया। सर दीज स्टेप्स शुड इंक्लूड पीरियोडिक मेजरमेंट, पीरियोडिकली मेजर रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स की परफॉर्मेंस हो। सर हमने एक ना मैट्रिक्स बनाया होता है रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स, कि हमने कितने कितने डिफेक्ट्स रिड्यूस किए, कितने कितने हमने जो है वो जगह पे जो है वो काम किया, कितने कितने जो है उस जगह पे हमने मटेरियल को चेंज किया, उससे कॉस्ट पे क्या फ़र्क आया, उससे आउटपुट पे क्या फ़र्क आया,
उससे सेल्स पे क्या फर्क आया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे क्या फर्क आया, प्रॉफिट पे क्या फर्क आया, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं सर प्रॉपर, ठीक है जी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसको हम इवेल्युएट करते हैं सेट गोल से, जो हमने टारगेट सेट किए होते हैं, ठीक है जी। ओरिजिनल पर्पज से, ओरिजिनल पर्पज का मतलब सर देखिए दरमियान में नए रिस्क भी आइडेंटिफाई हुए हैं। बाज़ औक़ात हमारे सर परफॉर्मेंस का, हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर का जो शुरू में एम होता है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो हमने देखना है कि सर हमारे जो सेट गोल्स हैं करंट, उसके हिसाब से भी हमने उसको देखना है, और ओरिजिनल पर्पस के साथ भी हमने उसको इवेल्युएट करना है, कंपेयर करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स यानी सर टाइम के लिए, मिसाल के तौर पर हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, लेकिन जितना वक्त उस पर लगाया सर सोचा उससे काफ़ी कम था। तो आपने सर अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है गोल्स के साथ, जो डायनेमिक है, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी, ओरिजिनल पर्पस के साथ, और नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स के साथ। और ये देख लें कि सर अगर आपको करंट रिस्क मैनेजमेंट सेटअप में, प्रोसेस में कोई मटेरियल अपडेट लानी है तो आप लेकर आ सकते हैं। फिर रिपीट करूंगा, एवेल्यूशन का मतलब है पीरियोडिक रिव्यू, रिव्यू कि हमारे रिस्क जो आइडेंटिफाई होने थे, जो टेक्निक्स हमने यूज़ किए वो इफेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हुआ है नहीं हुआ, नए रिस्क कितने आइडेंटिफाई हुए, और सर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आपने कंपेयर करना है इन चीज़ों के लिए सेट गोल्स के साथ, सर हमारे ओरिजिनल पर्पस के साथ, और टाइम का जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं उसके साथ आपने कंपेयर करना है कि जितना टाइम में हमने सर ये स्टेप्स लेने को कहे थे उतने ही टाइम में लिए गए। और सर नंबर 4 सॉरी लास्ट, सर रिस्क मैनेजमेंट सेटअप में अगर कोई मटेरियल चेंज लेकर आना है तो आप वो भी देख लीजिएगा। सर इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है सर, जो इवेल्युएशन आपने ऊपर की है जनाब, एन इवेल्युएशन में अलाउ द मैनेजर टू आइडेंटिफाई न्यू स्टेप्स टू बी टेकन। ये जो आपने इवेल्युएशन की, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई नया स्टेप लेना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आए, ठीक है जी, तो आप उसको लेकर आए सर, चाहे वो करंट सेटअप में इंप्रूवमेंट की बात हो या नई टेक्निक्स लाने की बात हो, ये दोनों चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। आई होप आपको ये रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क यानी पूरा समझ आ गया हो। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है सर, ये वो ज़रूरी अज्जात हैं, ये वो ज़रूरी चीज़ें, गाइडलाइंस हैं जिसके अंडर में प्रोसेस बनेगा। सर डायरेक्टर्स की तरफ से कमिटमेंट हो, सर हमारे प्रोसेस में इंटीग्रेटेड हो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी, हम पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ढांचा डालें, ठीक है जी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको इवेल्युएट करें, और फिर सर उसमें इंप्रूवमेंट्स लाते जाएं। ये सर मेरे पास एक जनरल फ्रेमवर्क है। इसके नतीजे में हमने क्या बनाया था, इसके नतीजे में हमने बनाया था सर क्या चीज़, पूरा प्रोसीजर, कम्युनिकेशन कैसे होगी, ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे, स्कोप कैसे डिफाइन करेंगे, क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करेंगे, रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे, फिर मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, ठीक है जी। इसका एक वीडियो पार्ट अभी बाकी है प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो हम बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।